K2 और K3 इनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस में टिपिकली हम जो स्टडी करते हैं, स्टडी करने के दौरान में हमें तीन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। पहला है कि हमें कितने अप्रेजर लेने हैं, यानी कि जो हमें जो पार्ट इंस्पेक्शन करने के लिए या स्टडी करने के लिए जो बंदे चाहिए होते हैं, हम एमएसए में उन्हें अप्रेजर कहते हैं। अप्रेजर या आप उन्हें इंस्पेक्टर भी कह सकते हैं। तो जो अप्रेजर होते हैं हमें चाहिए होते हैं। तो कितने अप्रेजर आपको चाहिए स्टडी के लिए, ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। दूसरा होता है इम्पॉर्टेंट कि आपको जो पार्ट्स लेने हैं वो कितने पार्ट्स लेने हैं स्टडी करने के लिए। आपको यानी कि आपको 2 पार्ट लेना है, 5 पार्ट लेना है, 10 पार्ट लेना है, आपको वो डिसाइड करने होते हैं। थर्ड होता है कि आपको जो ट्रायल करने हैं, यानी कि जो आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो इंस्पेक्शन करने के दौरान में आपका जो अप्रेजर है एक ही पार्ट को कितनी बार चेक करेगा, 2 बार चेक करेगा, 3 बार चेक करेगा, आपको ये डिसाइड करना होता है। यानी कि यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आ गई। पहला हो गया कि नंबर ऑफ अप्रेजर जो हो गए वो कितने हैं, यानी कि अप्रेजर को डिसाइड करना, नंबर अप्रेजर को डिसाइड करना इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया। दूसरा हो गया हमारे जो पार्ट्स हैं, यानी कि पार्ट्स जो है हम जो चेक करने के लिए ले रहे हैं, स्टडी करने के लिए ले रहे हैं, वो कितने पार्ट्स ले रहे हैं। और थर्ड जो हो गया हम कितनी बार चेक कर रहे हैं, यानी कि हमारे जो ट्रायल हो गया। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है दोस्तों, और इन्हीं तीनों से रिलेवेंट ही हमारा जो कॉन्स्टेंट है K1, K2 और K3 इनसे जुड़ा हुआ है। और ये काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी सारे जगहों में देखा मैंने, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेरीज रहते हैं। तो हमने सोचा कि इस पर एक मॉड्यूल बना दें ताकि उनको क्लैरिटी मिल जाए। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि K1, K2 और K3 आखिर होता क्या है। तो पहले लेते हैं दोस्तों K1 को। तो दोस्तों K1 जो होता है इसका रिलेवेंट जो होता है नंबर ऑफ ट्रायल से जुड़ा हुआ है। यानी कि अप्रेजर जो है वो पार्ट को, आप पार्ट जितना भी ले रहे हो, तो अप्रेजर जो है सपोज राम श्याम गोपाल 3 बंदे हैं जिनको आपने स्टडी करने के लिए ले लिया है। तो अप्रेजर कितने हो गए, 3 हो गए, राम श्याम गोपाल, है ना। अब राम श्याम गोपाल जो है पार्ट को चेक करेंगे, आपको डिसाइड करना है कितने पार्ट लेने हैं। सपोज आपने 10 पार्ट ले लिया। अब इन 10 पार्ट को राम जो है कितनी बार चेक करेगा, श्याम कितनी बार चेक करेगा और गोपाल कितनी बार चेक करेगा। यानी कि यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट निकल कर आ रही है नंबर ऑफ ट्रायल्स की, यानी कि हर एक आदमी एक पार्ट को कितनी बार चेक करेगा। सपोज आपने डिसाइड किया है कि हम 2 ट्रायल लेंगे, तो 2 ट्रायल के लिए आपका जो K1 का वैल्यू है वो हो जाएगा 0.8862, और अगर आप 3 ट्रायल ले रहे हैं तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0.5908। तो दोस्तों ये स्टैंडर्ड्स हैं, और स्टैंडर्ड के हिसाब से यानी कि एमएसए का मैनुअल जो है, मैनुअल के हिसाब से आप इन कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ग्लोबली सेम वैल्यू इस्तेमाल किया जाता है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दिक्कत भी हो रही है तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। एमएसए का जो मैनुअल है, आप मैनुअल में अगर आप जाएंगे तो आपको वैल्यूज वगैरह मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो खैर हम डिस्कस कर रहे थे K1 के बारे में। तो मेरा ट्रायल जो अगर 2 है, ट्रायल 2 है इसका मतलब क्या, सपोज राम जो है वो हर एक पार्ट को, 10 पार्ट स्टडी में हमने एग्जाम्पल लिया, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, तो हर एक पार्ट को राम जो है अगर 2 बार चेक कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं 0.8862 का वैल्यू लूंगा K1 के जगह में। और श्याम जो है और गोपाल जो है तीनों जो है दो बार हर एक पार्ट को चेक करेंगे। यानी कि 10 पार्ट को राम जो है 2 बार चेक करेगा, तो कितना हो गया, 20 बार चेक करेगा, 20 रीडिंग आ जाएगी। श्याम जो है अगेन 20 बार चेक करेगा, यानी कि उसकी 20 रीडिंग आ जाएगी। और गोपाल जो है वो भी 20 बार चेक करेगा 10 पार्ट को, तो टोटल रीडिंग कितनी हो गई, 60 रीडिंग हो जाएगी। यानी कि अगर मेरे पास 3 अप्रेजर नहीं आएगी। तो खैर हम डिस्कस कर रहे थे K1 के बारे में। तो मेरा ट्रायल जो अगर 2 है, ट्रायल 2 है इसका मतलब क्या, सपोज राम जो है वो हर एक पार्ट को, 10 पार्ट स्टडी में हमने एग्जांपल लिया हाइपोथेटिकल, कितने अप्रेजर हम लोग ले रहे हैं स्टडी के लिए, उनका रिलेशनशिप जो है K2 के साथ में है, ठीक ना। अगर आपने 2 ऑपरेटर लिया है तो K2 का वैल्यू जो हो जाएगा 0.7071 हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट ही है, और स्टैंडर्ड से यानी कि आप मैनुअल से इस वैल्यू को आप ले सकते हैं। और अगर आपके 3 ऑपरेटर्स हैं यानी 3 ऑपरेटर स्टडी में, तो K2 का वैल्यू जो है 0.5231 हो जाएगा। ये भी आप एमएसए के मैनुअल से इस वैल्यू को आप ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा था K1 का इस्तेमाल हम करते हैं इक्विपमेंट वेरिएशन या रिपीटेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो K2 का जो इस्तेमाल होता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी या अप्रेजर वेरिएशन के कैलकुलेशन में से, हम शॉर्ट में ABV कहते हैं, अप्रेजर वेरिएशन। तो अप्रेजर वेरिएशन के कैलकुलेशन में या रिप्रोड्यूसिबिलिटी कैलकुलेशन में हम कांस्टेंट जो है K2 हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों हमारा थर्ड कांस्टेंट आता है, वो आता है K3।
और K3 का हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों नंबर ऑफ पार्ट्स के लिए, जो कि हमारा थर्ड एलिमेंट है स्टडी के लिए। यानी कि हमने अप्रेजल कवर कर लिया, हमने ट्रायल कवर कर लिया, अब आता है नंबर ऑफ पार्ट्स में। तो नंबर ऑफ पार्ट्स के लिए हम लोग K3 एज ए कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह के टेबल आपको MSA के मैनुअल में मिल जाएंगे, यानी कि जितने पार्ट्स आप ले रहे हैं स्टडी करने के लिए उसके हिसाब से आपका K3 का जो कांस्टेंट है वो पिक हो जाएगा। तो टिपिकली जो स्टडी करने के लिए यानी कि वेरिएबल MSA या वेरिएबल गेज आरएनआर स्टडी करने के लिए जो पार्ट्स लिया जाता है, नंबर ऑफ पार्ट्स लेते हैं वो 10 का लिया जाता है। तो अगर 10 ले रहे हैं तो आपका जो K3 कांस्टेंट है उसका वैल्यू हो जाएगा 0.3146। और दोस्तों K3 जो कांस्टेंट है हमारे पार्ट वेरिएशन के जो कैलकुलेशंस होते हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा इक्विपमेंट वेरिएशन यानी कि रिपीटेबिलिटी में हमारा K1 इस्तेमाल हो गया, रिप्रोड्यूसिबिलिटी या अप्रेजल वेरिएशन में हमारा K2 इस्तेमाल हो गया, और K3 यानी कि पार्ट वेरिएशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों रिपीटेबिलिटी जो होता है ये बेसिकली इक्विपमेंट वेरिएशन या इसे हम विद इन अप्रेजर वेरिएशन भी कह सकते हैं। जो हम कहते हैं विद इन अप्रेजर वेरिएशन यानी कि सपोज हमने एग्जांपल जो लिया था राम, श्याम और गोपाल, 3 अप्रेजर हैं। तो राम जो है वो एक पार्ट को 3 बार चेक करेगा, अगर 3 ट्रायल अगर ले रहे हैं तो तीनों बार वो चेक कर रहा है, यानी कि हर एक पार्ट को वो 3-3 बार चेक करेगा। टोटल 30 रीडिंग्स उसके हो जाएंगे। तो ये जो 30 रीडिंग्स है यानी कि हर एक पार्ट को जो 3 बार चेक कर रहा है, क्या वो हर एक बार रीडिंग सेम दे रहा है या उसमें वेरिएशन है? तो वेरिएशन होना तो दोस्तों नेचुरल है, वेरिएशन तो होगा ही होगा, है ना। तो इस वेरिएशन को यानी कि जो विद इन अप्रेजर वेरिएशन है, यानी कि राम जो अपने साथ में जो वेरिएशन कर रहा है रीडिंग लेने में, इसे हम कहेंगे रिपीटेबिलिटी या विद इन अप्रेजर वेरिएशन। और इक्विपमेंट वेरिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो K1 मल्टीप्लाइड बाय R ग्रांड बार या R डबल बार होता है। एक एग्जांपल लेकर थोड़ा समझते हैं, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरा सपोज 3 ट्रायल है, ठीक है ना, तो 3 ट्रायल के लिए मेरा जो K1 है वो हो जाएगा 0.5908, और मेरा इक्विपमेंट वेरिएशन का जो फॉर्मूला है आपने देखा था K1 मल्टीप्लाइड बाय R डबल बार है। और R डबल बार जो है मान लेते हैं कि एक हमने स्टडी किया था उसमें जो वैल्यूज निकल के आई थी हमने कैलकुलेट कर लिया R डबल बार, और वो वैल्यू जो आ रही है 0.367 आई है। तो 0.367 को मैं K1 कांस्टेंट जो कि है 0.5908 है 3 ट्रायल के लिए, उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा इक्विपमेंट वेरिएशन यानी कि मेरा जो रिपीटेबिलिटी जो है ये 0.217 आएगा। उसी तरीके से दोस्तों हमारा जो अप्रेजर वेरिएशन है ये बिटवीन अप्रेजर्स के वेरिएशन को बताता है, यानी कि राम, श्याम और गोपाल जो 3 लड़के लोग हैं जिनको कि हमने स्टडी करने के लिए लिया हुआ है, तो क्या राम जो है उसके ऑब्जर्वेशन श्याम से मैच कर रहे हैं, गोपाल से मैच कर रहे हैं? उसी तरीके से गोपाल का ऑब्जर्वेशन श्याम और राम से क्या मैच कर रहे हैं? क्या इनका आपस में जो ऑब्जर्वेशन है एग्जैक्टली सेम है या उसमें कुछ वेरिएशन है? तो वेरिएशन तो होगा ही होगा, है ना। इस वेरिएशन को हम कहते हैं बिटवीन अप्रेजर वेरिएशन, यानी कि ए का बी के साथ में, बी का सी के साथ में और सी का ए के साथ में, यानी कि ए बी बी सी सी ए, है ना। इस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं। तो राम श्याम, राम गोपाल, इस तरीके से हम तीनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। और अप्रेजर वेरिएशन के लिए जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। एक्स बार डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय करेंगे हम K2 से, उसका स्क्वायर हो जाएगा, और उसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्विपमेंट वेरिएशन के स्क्वायर से डिवाइड बाय NR। N हो गया नंबर ऑफ पार्ट्स और R हो गया नंबर ऑफ ट्रायल्स। और मेरा अगर स्टडी में अगर 3 अप्रेजर हैं तो मेरा K2 जो है 0.5231 हो जाएगा। ये भी कांस्टेंट हम अपने MSA के मैनुअल से ले सकते हैं, है ना। तो हमारा जो फॉर्मूला था हमने देख लिया था, फॉर्मूला हमारा है। और सपोज हमने जो स्टडी किया, स्टडी के हिसाब से मेरा जो ये वैल्यू है ये आ रहा है 0.462। K2 जो कांस्टेंट है 3 अप्रेजर के लिए मेरा हो गया 0.5231, मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, है ना। और इक्विपमेंट वेरिएशन जो मेरा आया हुआ था, हमने पिछली बार में देखा था इक्विपमेंट वेरिएशन कितना आया था। यहाँ पर हमारा इक्विपमेंट वेरिएशन जो है 0.217 आया हुआ था। इस वैल्यू को हम ले लेंगे रिप्रोड्यूसिबिलिटी के स्टडी में, यानी कि अप्रेजर वेरिएशन के स्टडी में। तो हमारा जो यहाँ पर इक्विपमेंट वेरिएशन है वो 0.217 हो गया, और N और R जो है, और N हो गया नंबर ऑफ पार्ट्स और R हो गया नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो यहाँ पर स्टडी में नंबर पार्ट जो है 5 लिए गए हैं, ट्रायल जो है 3 लिए गए हैं, ठीक है ना। हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा अप्रेजर वेरिएशन जो निकल के आ रहा है यहाँ पर 0.235 आ रहा है। तो हमने रिपीटेबिलिटी कैलकुलेट कर लिया, हमने रिप्रोड्यूसिबिलिटी कैलकुलेट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम कैलकुलेट करेंगे गेज आरएनआर, और हम जानते हैं कि गेज आरएनआर जो होता है इसका फॉर्मूला होता है इक्विपमेंट वेरिएशन का स्क्वायर प्लस अप्रेजर वेरिएशन का स्क्वायर, और इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे।
क्वालिटी निकाला है, इक्विपमेंट वेरिएशन हमारा निकला था कैलकुलेशन में 0.217 और अप्रेजर वेरिएशन निकला था हमारा 0.235। हम दोनों का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और ये वैल्यू आ रहा है हमारा 0.319, जो कि हो जाएगा हमारा गेज R&R। अब आ गया हमारा दोस्तों पार्ट वेरिएशन, और पार्ट वेरिएशन का जो फॉर्मूला है वो है RP मल्टीप्लाइड बाय K3, और K3 जो कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ पार्ट्स, यानी कि आप कितने पार्ट्स ले रहे हैं स्टडी के लिए। अगर आप 5 पार्ट्स लेंगे स्टडी के लिए तो आपका K3 का वैल्यू हो जाएगा 0.4030। जनरली हम 10 पार्ट्स लेते हैं, अगर आपका 10 पार्ट्स आप ले रहे हैं तो आपका वैल्यू हो जाएगा 0.3146। इस तरीके से आपको टेबल मिल जाएगा कि कितने कितने पार्ट्स पर कितना K3 का वैल्यू होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला लिया है पीवी जो है RP मल्टीप्लाई बाय K3 है, K3 हमने देख लिया। 5 पार्ट के लिए 0.4030 है, वो हमने ले लिया है। RP जो है, जो भी हमने हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिया हुआ है उसको हमने कैलकुलेट किया और वहाँ पर RP का वैल्यू निकला है 2.163। हमने मल्टीप्लाई कर दिया और वैल्यू आ रही है मेरी पार्ट वेरिएशन की 0.872। अब दोस्तों हम निकालेंगे टोटल वेरिएशन, और टोटल वेरिएशन का हमारा फॉर्मूला होता है गेज R&R का स्क्वायर प्लस पार्ट वेरिएशन का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो गेज R&R मेरा निकला था 0.319, हमने कैलकुलेट करके देख लिया था, और पार्ट वेरिएशन मेरा निकला था 0.872। हम उसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों को हम ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो टोटल वेरिएशन मेरा निकल के आ गया है 0.9285। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो वैल्यू हमारा निकल के आया है हम उस रिजल्ट को कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे। यानी कि इंटरप्रिटेशन करना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब चूंकि हम कैलकुलेशन तो कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है मिनी टाइप एनालिसिस करके दे देती है, या हमारे पास में स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स होते हैं जो कि मोस्टली इस्तेमाल किए जाते हैं, एक्सेल शीट होते हैं, और हम ट्रायल करने के बाद में स्टडी करने के बाद में वैल्यूज को उसमें फिल कर देते हैं। जनरली क्या होता है काफ़ी सारे जो सेल्स होते हैं फ्रोजन सेल्स होते हैं, आप उसमें एडिट नहीं कर सकते हैं, जहाँ फॉर्मूला वगैरह डाला हुआ रहता है। कुछ ही सेल्स होते हैं जहाँ पर कि आपको अपने रीडिंग्स लिखने होते हैं, आपने वो सारे रीडिंग्स ले लिए, तो रीडिंग्स भरने के बाद में फॉर्मेट जो है ऑटोमेटिकली सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करके दे देता है। हम उस फॉर्मेट को भी देखेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो स्टडी किया था, हमारा इक्विपमेंट वेरिएशन निकल के आया था 0.217, प्रेशर वेरिएशन निकला था 0.235, गेज R&R मेरा निकला था 0.319 और पार्ट वेरिएशन मेरा निकला था 0.872। अब इसको हम परसेंटेज में क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? तो दोस्तों होता क्या है, जब हम एमएसए स्टडी करते हैं, अब एमएसए स्टडी क्या होता है, ये स्टडी है स्टडी ऑफ वेरिएशंस। किस चीज का वेरिएशन? द वेरिएशन इन द मेजरमेंट सिस्टम। क्या मेरा मेजरमेंट सिस्टम जो है सही है, उसमें कुछ वेरिएशन है, और अगर वेरिएशन है भी तो क्या ये एक्सेप्टेबल रेंज में है, तो वेरिएशन तो होगा ही होगा। अब हमें इस स्टडी को किसी के साथ में कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किसके साथ में करेंगे? अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं टोटल वेरिएशन के साथ में, तो हमारा फॉर्मूला जो है यहाँ पर हो जाएगा ये। टिपिकली क्या करते हैं, अपने स्टडी में टोटल वेरिएशन से कंपैरिजन करते हैं, यानी कि इक्विपमेंट वेरिएशन जो आया हमारा वैल्यू ईवी, उसको हम टोटल वेरिएशन से कंपेयर करके हम परसेंटेज निकालेंगे ईवी। उसी तरीके से अप्रेजर वेरिएशन मेरा जो आया हुआ है उसको टोटल वेरिएशन से हम कंपेयर करेंगे और रेशियो निकालेंगे हम परसेंटेज अप्रेजर वेरिएशन का। यानी कि ये मेरा हो जाएगा परसेंटेज रिपीटेबिलिटी, ये मेरा हो जाएगा परसेंटेज रिप्रोड्यूसिबिलिटी, और परसेंटेज गेज R&R जो हो जाएगा ये भी निकलेगा विद रेस्पेक्ट टू टोटल वेरिएशन, है ना। और पार्ट वेरिएशन जो है ये भी निकलेगा विद रेस्पेक्ट टू टोटल वेरिएशन। तो दोस्तों इस तरह का स्टडी के लिए टिपिकली हमारा जो पार्ट का जो वेरिएशन होता है उसमें होना ही चाहिए। यानी कि हम स्टडी में जानबूझ करके जो 5 पार्ट या 7 पार्ट या 10 पार्ट जितने भी पार्ट लेते हैं हम स्टडी के लिए, वो टोटल आपका मैन्युफैक्चरिंग का जो स्पेक्ट्रम है उसको कवर करना चाहिए। यानी कि पार्ट जो है टॉलरेंस का पूरा बैंड कवर करना चाहिए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट और सेंट्रल रीजन पूरा कवर करना चाहिए। यानी कि उसमें पार्ट टू पार्ट वेरिएशन हाई होना ही चाहिए, क्योंकि हम जानबूझ के हाई पार्ट टू पार्ट वेरिएशन वाले पार्ट्स को ले रहे हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि अगर ज़्यादा वेरिएशन हो तो भी क्या मेरा मेजरमेंट सिस्टम जो है, जिसमें कि हमारा ऑपरेटर आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, क्या वो सही तरीके से उन वेरिएशन को पकड़ पा रहे हैं। इसलिए हम जानबूझ करके स्टडी में हम हायर वेरिएशन वाले पार्ट्स को लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो स्टडी किया था, हमने वैल्यू जो निकाला था उसको हम टोटल वेरिएशन जो कि आया 0.9285 उससे हम कंपेयर करेंगे और रेशियो निकालेंगे। तो मेरा परसेंटेज इक्विपमेंट वेरिएशन जो है रिपीटेबिलिटी जो है 23.3% आ रहा है। मेरा परसेंटेज अप्रेजर वेरिएशन जो है, जो परसेंटेज रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो जाएगा वो मेरा 25.3% हो जाएगा, और परसेंटेज गेज R&R जो है ये 34.3% निकल के आ रहा है, और परसेंटेज पार्ट वेरिएशन जो है ये
98.9% आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको और याद रखने की जरूरत है, बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि अब मैं इक्विपमेंट वेरिएशन को और अप्रेजर वेरिएशन को ऐड कर रहा हूँ, तो ये दोनों मिला के 100% क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो या पार्ट वेरिएशन, इक्विपमेंट वेरिएशन, अप्रेजर वेरिएशन को अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये मेरा 100% क्यों नहीं आ रहा है सब मिला के। तो दोस्तों इस तरीके से ये ऐड अप होकर 100% नहीं होता है। उस कन्फ्यूजन मत पड़िएगा और फालतू के आप दिमाग में मत जोड़ डालिए। अब हमारा जो स्टडी जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, जनरली हम परसेंटेज गेज आर देखते हैं और ये अगर मेरा एक्सेप्टेबल रेंज में रहेगा, हम जानते हैं कि अगर ये 10% से नीचे आ रहा है तो बढ़िया है, एक्सेप्ट कर लीजिए मेजरमेंट सिस्टम को। और अगर 10% नीचे तो आप उस मेजरमेंट सिस्टम को एसपीसी स्टडी के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 10% से लेकर 30% के बीच में अगर आ रहा है तो कंडीशनली एक्सेप्टेबल होता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उस मेजरमेंट सिस्टम्स को आप एसपीसी स्टडी के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 30% से अगर ऊपर आपका परसेंटेज गेज आ रहा है तो आप उसको रिजेक्ट करेंगे, फिर आप एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पर मेरा ज़्यादा गेज आर में जो प्रॉब्लम है कहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों, मेरा जो परसेंटेज गेज आर जो है ये 34.3% है, यानी कि ये 30% से ज़्यादा है, ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं क्या करूँगा, अब ये चूंकि ज़्यादा आ रहा है इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं इक्विपमेंट वेरिएशन रिपीटेबिलिटी को और अप्रेजर वेरिएशन रिप्रोड्यूसिबिलिटी को, इन दोनों को देखूंगा और ये जानने की कोशिश करूँगा कि कहाँ पर मेरा वेरिएशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर मेरा अप्रेजर वेरिएशन ज़्यादा आ रहा है तो मैं इस पर अटैक करूँगा। वैसे यहाँ पर इक्विपमेंट वेरिएशन भी ये भी ज़्यादा ही है, तो हम दोनों पर एक्शन ले सकते हैं। इस पर क्या एक्शन लेना है इसको ऑलरेडी हमने डिस्कशन